दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों आज क्लास सेवन्थ का जो साइंस का चैप्टर है वह फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि आज से सेवन्थ क्लास की साइंस स्टार्ट हो गई है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टॉपिक है पादपों में पोषण, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और जीव जंतु हैं वह अपना कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, वही चीज़ आज इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों स्वापोषी या विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जंतु या मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं पादपों में पोषण विधि क्या होता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। और स्वपोषण या स्वपोषी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पेड़ पौधे होते हैं। अब देखिए आगे, ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। यानी कि हम मनुष्य क्या हैं? विषमपोषी ही होते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। दोस्तों बता दें, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो शायद ही कोई पृथ्वी पर जीव जीवित रहे, या यूँ कहे कोई भी जीव है वह पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं, जिसको हम श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए आगे, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए दोस्तों, चित्र जो आपका 1.1 दिया गया, कोशिका का आरेख दिया गया है। कोशिका क्या होती है? सजीवों की शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश की होते हैं, बहुकोश की होते हैं। इस तरीके के जीव होते हैं। जो अपना शरीर है ये एक बहुकोशिकी है। और कोशिका में होता क्या है? केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, कोशिका झिल्ली होती है। देखिए दोस्तों, जो पत्तियों पर छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, यानी कि एक हरा पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और हिंदी में से हरित लवक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि ऊर्जा का, यानी कि सौर प्रकाश की सहायता से ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब देखते हैं, क्या हम बिना प्रकाश संश्लेषण के कोई पृथ्वी पर जीव रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जिसका सारे जीव सांस लेने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब प्रकाश संश्लेषण की कैसे क्रिया होती है। देखिए, अब आपको हम रिएक्शन दिखाते हैं डायरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ऊपर देखिए एरो बना है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इससे क्या क्या निकला? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत अहम रोल है, जो कि वातावरण में 21% है। हम आपको चित्र भी दिखाएंगे 1.2 और 1.3। देखिए पहले 1.2, इसमें क्या दिया गया है? क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। देखिए पत्ती पूरी दी गई है और इसके पत्ती का काट चित्र दिया गया। जो हरे हरे जो वर्णक दिए गए हैं, इनको हम क्लोरोफिल या हरित लवक भी कहते हैं। और ये देखिए जो आपका रंध्रीय द्वार दिया गया है, रंध्र, इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखते हैं, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जैसा कि चित्र 1.3 में दिया गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। पत्तियों में क्लोरोफिल है, जल एवं खनिज इधर से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से, सौर ऊर्जा ऊपर से, निकल क्या रहा? ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, आते हैं क्रियाकलाप 1 पर। इसमें क्या दिया गया है कि हमको 2 गमले लेने हैं और उन दोनों गमलों को क्या करना है? एक अंधेरे कमरे में, एक को अंधेरे कमरे में रखना, एक को सौर प्रकाश की उपस्थिति में रखना। तो देखना है किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी हो रही है। देखिए चित्र हम डायरेक्ट आपको अभी दिखाएंगे 1.4। इसमें दिया गया है 1.4 में क्या दिया गया है कि विभिन्न रंगों की पत्तियां, इनमें भी क्लोरोफिल की उपस्थिति होती, लेकिन आंशिक रूप से। जो दूसरे रंग होते हैं क्लोरोफिल को वो ढक लेते हैं। और हम आपको बताएं, आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है, और इनका रंग क्या होता? हरा होता। क्यों होता? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती, यानी कि अधिक होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की जो पूर्ति है, यानी कि जो नाइट्रोजन मिलना चाहिए, वो आराम से उनको मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है? पादप के खाद्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा भी संश्लेषित हो जाते हैं। अब देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखिए, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, यानी कि निर्भर करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये विषम पोषी कहलाते हैं। देखिए, आपने एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना देखी होगी। ये अमरबेल का पादप होता है, यानी कि अमरबेल का पौधा होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पर ये छाए हुए होते हैं। अभी आपको हम चित्र में दिखाएंगे।
जिस पर ये आरोहित होते वह पादप परपोषी कहलाता। वह पादप कैसा कहलाता? परपोषी कहलाता। क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी की अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हीं परजीवी कहते हैं। ये देखिए चित्र 1.5 परपोषी पादप पर अमरवेल। देखिए किस तरीके से बड़ा पेड़, उस पर पीली पीली अमरवेल पूरी छाई हुई है, पूर्णतया उसने कवर कर रखा है। क्या क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? बिल्कुल, हम लोग भी हैं, परजीवी हैं, क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। अब हम आपको बता दें, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो कीटों को यानी कि कीटों का भक्षण करते हैं। ये होते कैसे हैं? ये घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना में वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों क्या करता है? रोमों के माध्यम से उसे अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि फंसा लेता है, और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। इन कीट भक्षण करने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पादप या पिचर प्लांट भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल दो हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंड्यू कीट भक्षी। कौन कौन से? वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंड्यू कीट भक्षी। इंग्लिश में इनको हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। देखिए चित्र में दिखाते हैं 1.6 में। घटपर्णी यानी कि पिचर पादप या पिचर प्लांट भी कहते हैं। घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। देखिए घट में रूपांतरित पत्ती, इसी में कीड़ा घुस जाता है और ये क्या करते हैं? उसका पाचन कर लेते हैं। अब देखते हैं मृतजीवी। मृतजीवी आपने मशरूम देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और ये उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए पहले हम मशरूम देख लीजिए। छत्रक के पैकेट चित्र 1.7 में दिए गए। सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। हम आपको बता दें ये जो मशरूम है प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होता है। देखिए क्रियाकलाप 1.2 में क्या दिया गया? हमें ब्रेड लेनी है और उसे नम स्थानों पर 1-2 दिन के लिए रख देना है और फिर उसमें देखना है कि किस टाइप की चीज़ें उसके सतह पर हैं। जो सतह पर होती हैं उनको हम कवक या फंजाई बोलते हैं। देखिए चित्र 1.8 ब्रेड पर उगती कवक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको कवक बोलते हैं और फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखते हैं, और ये कहाँ से पोषण? इसी से पोषण जो लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रेड से। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है या कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते? मृतजीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं, जो उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ आराम से रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उन्हें हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकिन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। अब देखते हैं मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों अथवा
माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा होगा। जरूर आप लोगों ने डालते हुए देखा होगा। वे इसमें क्यों मिलाते हैं, मृदा में क्यों मिलाते हैं इनको? पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। और हमने आपको बता दिया इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे स्वस्थ रहते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कितनी उपलब्ध है? 78% नाइट्रोजन होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि डायरेक्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर लेते। कुछ जीवाणु, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है उसका? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। मृतजीवी पढ़ा, परजीवी पढ़ा, सहजीवी पढ़ा, विषमपोषी पढ़ा, स्वपोषी, सब कुछ पढ़ा। देखिए, प्रमुख शब्द दिए गए हैं, इन प्रमुख शब्दों को आप लोग देख लें। इसके बारे में मैंने आपको इस चैप्टर में भी बताया है। अब देखते हैं सारांश। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषक के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2, और एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? 21%। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वो क्या कहलाते हैं? वो विषमपोषी कहलाते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे अभ्यास प्रश्न। क्या बताएंगे? अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो काम करने के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, और डेली जो आप लोग काम करते हैं उसके लिए भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर बताइए। तो परजीवी क्या होते हैं? ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। मृतजीवी क्या होता है? मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर ही रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप पत्ती में मंड स्टार्च यानी कि उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन विलयन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो यह गहरा नीला
रंग नागेर देता है, जिससे साबित करता है कि इस पत्ती में मंड उपस्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कैसा देना है? एक विवरण शॉर्टकट हमें देना है। पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हो संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया है। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस दौरान वह ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि सांस लेने के लिए जीवों के लिए अति आवश्यक है, जिसका सूत्र होता है O2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाएं कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। इसे आप चित्र खुद ही बना सकते हो और देख सकते हैं पहले जाके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। देखते हैं का नंबर। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। खा नंबर देखते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण वो किसके रूप में करते हैं? मंड यानी कि स्टार्च के रूप में करते हैं। अब देखते हैं गा नंबर। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। यानी कि हरी जो पत्तियां होती उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसे हरित लवक भी कहते हैं। अब देखते हैं घ नंबर। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन का हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में संबंध परिभाषित शब्द चुनिए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा? अमरबेल है। खा नंबर देखो। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषी दोनों प्रणालियां पाई जाती वह घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट होता है, जो कीटों को दबोच लेता है और उनका पाचन कर लेता है। गा नंबर देखो। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है पर्णरंध्र कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सही गलत लगाना। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल है जो आपका परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह एक परजीवी का उदाहरण है। देखो, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? मैंने आपको बताया घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। चलो मिलाते हैं दोस्तों। देखिए, क्लोरोफिल किसमें होती है? पत्ती में होती है। नाइट्रोजन किसमें होता है? जो आपका नाइट्रोजन होता है वह होता है आपका जीवाणु में। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। जंतु क्या है? एक परपोषित है। और कीटभक्षी क्या है? घटपर्णी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन करना। का नंबर देखो। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती। गलत। कार्बन डाइऑक्साइड जो लोग वातावरण से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन मुक्त होती है। खा नंबर। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? ये असत्य है। गा नंबर देखो। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं, सत्य है, क्योंकि ये प्रोटीन उत्पाद है ही नहीं उसका। घा नंबर देखो। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 11 नंबर। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी बोलते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल से मुक्ता जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? पत्तियाँ। क्या कहलाती हैं? पत्तियाँ। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और आपको इसी तरीके के एनसीईआरटी के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के सारे साइंस के क्वेश्चन आपको हम इन सीरीज में करवाते रहेंगे। बस आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू।